नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। अगले भाग के प्रश्नों को देखेंगे। इस भाग में हम प्रश्न 21 से 25 तक के प्रश्नों को देखेंगे। शुरू करते हैं। प्रश्न 21। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की विवेचना कीजिए। उत्तर है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 2 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन से संबंधित प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन की शक्ति प्राप्त है। इस अधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। आयोग में 8 सदस्य होंगे और उच्चतम न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग के अन्य सदस्य उच्चतम न्यायालय के सेवारत या सेवामुक्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का सेवारत अथवा सेवामुक्त मुख्य न्यायाधीश होंगे। मानव अधिकार के क्षेत्र में ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले 2 प्रसिद्ध व्यक्ति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग और महिला आयोग के अध्यक्ष होंगे। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। वे दूसरी तलावधि के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए भी उपयुक्त होंगे। कोई भी व्यक्ति 70 वर्ष की आयु तक आयोग की सेवा कर सकता है। आयोग का एक महासचिव होगा जो अपने कार्यों का निर्वहन स्वयं को दी गई शक्तियों को ध्यान में रखकर करेगा। अगला प्रश्न, राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन की विवेचना कीजिए। उत्तर, राज्य मानव अधिकार आयोग में एक ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष होगा जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो तथा एक सदस्य ऐसा होगा जो उस राज्य में जिला न्यायाधीश हो अथवा रहा हो तथा 2 सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का ज्ञान हो। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा ऐसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष तथा 3 सदस्य अर्थात विधानसभा का अध्यक्ष, उस राज्य के गृह विभाग का मंत्री और विधानसभा में विरोधी दल का नेता सम्मिलित होंगे। आयोग के सभी सदस्य 5 वर्षों की अवधि तक अपने पद पर बने रहेंगे और दूसरे कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त होने के लिए अहर्य होंगे। आयोग में एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा तथा वह राज्य आयोग की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कार्यों का निर्वहन करेगा जो उसे दिए जाएंगे। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर देगी। राज्य मानव अधिकार आयोग की शक्तियों व कार्यों को संक्षेप में बताइए। उत्तर, राज्य आयोग को उन सभी कार्यों के निर्वहन करने की शक्ति प्राप्त होगी जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को दिया गया। राज्य आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच केवल उन मामलों के संबंध में कर सकता है जो संविधान की 7वीं अनुसूची 2 एवं 3 में परिगणित प्रविष्टियों में से किसी से संबंधित होंगे। आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्य सरकार को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जो उसकी राय में इतनी आवश्यक या महत्वपूर्ण होगी कि उसे वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुतिकरण तथा प्रस्थगित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार इन रिपोर्टों को विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष इस पर कार्रवाई के ज्ञापन के साथ और सिफारिशों के स्वीकार न करने के कारणों के साथ प्रस्तुत करेगा। अगला प्रश्न, भारत में महिलाओं की स्थिति। उत्तर, भारत में महिलाओं की स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत महिलाओं को समान अधिकार दिया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य भारत क्षेत्र के अंतर्गत
किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा विधियों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा और ना ही इसके विरुद्ध कोई भेदभाव, अधिकार की समानता तथा मानव कल्याण के लिए सम्मान का उल्लंघन होगा। अनुच्छेद 15 के तहत प्रत्येक महिला नागरिक को दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा और पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग में आने वाले तालाबों, कुओं, सड़कों एवं स्नान घाटों आदि के स्थानों के उपयोग के लिए महिलाओं पर कोई निर्बंधन नहीं होगा तथा अनुच्छेद 16 के अनुसार प्रत्येक नागरिक चाहे पुरुष हो या महिला को राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्तियों में समानता होगी। समानता के बावजूद भी महिलाओं की परिस्थिति में सुधार के लिए संविधान के अनुच्छेद 15(3) में यह उपपद किया गया है कि राज्य महिलाओं के लिए विशेष उपबंध कर सकता है, जैसे कि पंचायतों तथा नगरपालिकाओं में उनके पक्ष में 33% सीटों का आरक्षण कर दिया गया। संविधान के मूल कर्तव्य में, जिसे कि अनुच्छेद 51 क अंगा संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया, प्रत्येक नागरिक पर यह दायित्व डालता है कि वह महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध भेदभाव की प्रथा का त्याग करे। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 क उत्तर। संविधान 86वां संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान में नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया। अनुच्छेद 21 का मूल पाठ इस प्रकार है, राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए उपबंध करेगा। निसंदेह 86वें संविधान संशोधन द्वारा की गई यह एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के एक लंबे समय बाद ही लगभग 40% बालक शिक्षा से वंचित है। यूनिकृष्णन बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 4 SCC 645 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत पहले 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार घोषित कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के इसी निर्णय की पुष्टि अब संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़कर की गई है।